Hello everyone, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. Today we have GNLU Select with us Yaksh Mehta. ठीक है, welcome Yaksh Mehta. Thank you, ठीक sir. है, Yaksh was a student at Pro Talent. So let's start to have an understanding कि यक्ष की जर्नी कैसे रही. ठीक है, यक्ष ने क्लैट की तैयारी कैसे करी, कहाँ कहाँ उनको चैलेंजेस आए, कहाँ चैलेंजेस नहीं आए. ठीक है, चलिए यक्ष, तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप क्या कर रहे थे, आपकी पढ़ाई कैसी रही अभी तक. तो बेसिकली 10th के बाद मेरे को ऐसा कुछ था नहीं कि कुछ करना है. फिर ऐसा लगा कि लॉ करते हैं, तो फिर 11th तो मैंने कुछ किया नहीं प्रिपरेशन. फिर दिसंबर में आया मैं. फिर दिसंबर में मैंने प्रो टैलेंट ज्वाइन किया और फिर तब से चालू हुई जर्नी प्रो टैलेंट वाली. 11th में मेरे आए थे 80% इतने. फिर 12th में पूरा स्टार्टिंग बोर्ड्स का कुछ पढ़ा नहीं है, सिर्फ क्लैट का पढ़ा था मैंने. एंड इट वाज लाइक कि बस सिर्फ क्लैट ही करना है, अभी बाद में देखा जाएगा बोर्ड्स का. इट वर्कड आउट वेल. ओके, गुड गुड गुड. सो यक्ष, आपके 10th में परसेंटेज कितने थे? 10th में मेरा 82% था. 82%. ओके. और फिर आपने कॉमर्स लिया था? यस, कॉमर्स. अच्छा, आपने क्या सोच के कॉमर्स लिया था? मैं सोचा था कि सब बोलते हैं कि साइंस रहना चाहिए, बट आई थिंक कॉमर्स थोड़ा बड़ा फील्ड बड़ा है. तो मैंने सोचा कॉमर्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी मेरे को, स्पेशली लॉ के हिसाब से. इसलिए मैंने कॉमर्स चूज़ किया. ओके, ठीक है. जब आपने दिसंबर महीने में क्लैट की तैयारी चालू करी, दैट इज अ ईयर बिफोर द एक्चुअल क्लैट, तो आपके मन में ऐसा क्या मुद्दा चल रहा था कि जो आपको लग रहा था कि बहुत टफ हो सकता है, बहुत चैलेंजिंग हो सकता है? हाँ, ऐसे मतलब सबके परसेप्शंस थे कि हार्ड होगा, बहुत हार्ड होगा. बट मैंने सोचा कि अब एग्ज़ाम ही है, कर लेंगे, हर बार कर ही लेते हैं. तो फिर जब मैं चालू किया तब मैंने पहले लगा था कि हाँ हार्ड तो है, मतलब स्कूल के पेपर से तो हार्ड है. तो मैंने लगा कि प्रैक्टिस करूँगा तो आ जाएगा ऐसे. ओके ओके, तो पेपर तो हार्ड थे, पेपर तो हार्ड थे, मौके भी हार्ड थे. मौके भी हार्ड थे. ओके, ठीक है. कौन सा सेक्शन आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा था शुरुआत में? शुरुआत में मुझे सबसे चैलेंजिंग लॉजिकल लग रहा था, क्योंकि उसमें बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट थे. अब इंग्लिश तो हम पहले से स्कूल में करते थे, इसीलिए थोड़ा आइडिया रहता था. एंड लीगल वाज लाइक कि थोड़ा खुद के दिमाग चला के कर लेंगे, बट लॉजिक में कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत बड़ी चीज़ है. मतलब वो नहीं हुआ तो तुमसे पेपर नहीं होगा लॉजिक वाला. तो उसमें तो मैंने क्या बोलते हैं बुक सब पढ़ी थी. फिर वो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, असम्पशन क्या होता है, वो सब क्लियर हो गया. उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि हाँ मैं प्रोग्रेस कर सकता हूँ इसमें. फिर तब से मेरे को ऐसा लगा कि हाँ लॉजिकल हो जाएगा. ओके, सो आपको लगा था लॉजिकल एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग एरिया था. ठीक है, क्योंकि आरसी तो कहीं ना कहीं कंट्रोल में था, है ना. ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है. जीके सब लोगों को टफ लगता है, चैलेंजिंग लगता है. ठीक है, तो आपको कैसा लगा? जीके में मतलब ऐसे अगर तुम हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो तुमको टफ नहीं लगेगा. बट अगर तुम उसमें कुछ एफर्ट्स ही नहीं दे रहे तो तुमको लगा भाई ये क्या है, कहाँ से सवाल पूछ रहे हैं, ये क्या चल रहा है. बट अगर तुम हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो फिर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा. ओके. और मटेरियल्स भी बहुत सारे होते हैं जीके के, कहीं से भी जीके ले सकते हो तुम तो. हाँ, तो अगर तुम जीके में एफर्ट्स दे रहे हो तो फिर मेरे हिसाब से तो अच्छे होंगे. इतना चैलेंजिंग नहीं है ना. हाँ. लगता है पहली बार बहुत डॉन्टिंग टास्क लगता है, हाँ. पर रोज रोज करने की वजह से इतना दिक्कत आता नहीं. नहीं है. चलिए बहुत अच्छी बात है. कॉन्ट कैसा था आपका? मैथ आपका कंफर्टेबल था? वैसे मैं देखा जाए तो मैथ्स में इतना पावरफुल था नहीं मेरा. तो मुझे प्रैक्टिस करने पड़ते थे सब बुक से. तो उसके बाद ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते थे जो सिलेबस के. उसके बाद से मेरा ऐसा हुआ कि हाँ मैं एटलीस्ट एक पैसेज तो कर ही लूँगा मैथ्स का फुल करेक्ट. फिर जिसका पहले से मैथ्स का बैकग्राउंड है अगर, तो उसको तो डेफिनेटली इजी लगेगा. ओके, सो जनरली मैथ एक चैलेंजिंग एरिया रहता है सबके लिए. आपके लिए भी रहा क्योंकि आपका मैथ नहीं था कॉमर्स में? ना, मेरा फिजिकल एजुकेशन. अच्छा, फिजिकल एजुकेशन. हाँ, वहाँ से ये पता चल, मतलब हमें पता है कि आप स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं. ठीक है, तो यू आर अ फुटबॉलर एंड यू प्लेड नेशनल्स एज वेल. यस. ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है. तो हाउ डिड यू मैनेज, क्योंकि मुझे पता है कि 1 साल की जर्नी में, है ना, आप बहुत सारी टूर्नामेंट खेलने भी गए थे, 2 बार तो गए ही थे. इतना मुझे रिकॉल हो रहा है अभी. ठीक है, तो हाउ आर यू मैनेजिंग योर रेगुलर शेड्यूल विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स, विद स्कूल एंड दिस क्लैट? ठीक है, कैसे मैनेज कर पा रहे थे आप? स्कूल में तो सपोर्ट था कि अटेंडेंस थोड़ा ऐसा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो स्कूल वालों ने तो ऐसे मतलब फ्रीली ऐसा बोला था कि यू कैन गो. अब बात आती है कि इधर क्लैट की, तो मैं
सबको ऐसा लगता है कि अगर तुम स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो तुमसे पढ़ाई नहीं होगी, बट ये रॉन्ग है। क्योंकि अगर तुम कहीं बाहर भी जा रहे हो खेलने तो बुक्स तो ले ही सकते हो अपने साथ, पूरे दिन थोड़ी खेलने वाले हम। तो ऐसा ही मैं करता था, बुक्स लेके जाता था, कहीं पे भी जाता था। और जो मेरा पढ़ने का बाकी था, जैसे मोस्टली मैं जनरल नॉलेज पढ़ता था क्योंकि वो तो हर रोज का होता है, तो मैं उधर जनरल नॉलेज कर लेता था, फिर मैथ्स की प्रैक्टिस कर लेता था। और फिर जब खेलने का टाइम है तब खेल लो, वापिस आओ, वापिस पढ़ाई कर लो। अगर तुम कहीं बाहर भी नहीं हो, इधर भी हो, तो तुम मैक्स टू मैक्स 4-5 घंटे खेलोगे, फिर बाकी तो 20-15-14 इतने घंटे तो है ही पढ़ाई करने के लिए। तो मतलब मैनेज हो ही जाता है, जो बोलते नहीं हो तो एक्सक्यूज है बस। अच्छा, मतलब मैनेज तो हो ही जाता है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर एक मुझे ऐसा लगता है कि शायद स्पोर्ट्स की वजह से, है ना, आपको एक आपकी जो क्लैट की पढ़ाई है उसमें थोड़ा मदद भी मिलता है ना, क्योंकि आप जो भी पढ़ रहे हो उसके बाद आपको थोड़ा रिलैक्सेशन का टाइम मिल रहा है, आप खेल पा रहे हो, तो आपकी एनर्जी कहीं और जगह लग रही है, तो उसकी वजह से आपका ब्रेन थोड़ा रिलैक्स भी हो जाता है ना, तो एक फ़ायदा भी होता है। सो जनरली जितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक्टिविटी हो, है ना, उसके साथ में ऐसा कोई एंगेजिंग हॉबी या एंगेजिंग इंटरेस्ट वाली चीज़ करने से थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर रहता है ना। चलिए, अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है। और हमने आपकी जर्नी में ये देखा था कि आप मॉक्स को बहुत अच्छी तरीके से इवेल्युएट करते थे। आई रिमेंबर दैट व्हेन इन द क्लास आपके कुछ दोस्त लोग नीचे जाना चाहते थे, ब्रेक लेना चाहते थे, बट यू वर वेटिंग, सिटिंग, सॉल्विंग, आस्किंग क्वेश्चंस, है ना, ठीक है। तो आपका तरीका क्या था मॉक्स को इवेल्युएट करने का, एनालाइज करने का? पहले तो मेरा अप्रोच ये था कि तुम कोई मॉक्स दे रहे हो, मतलब एक में तुम्हारे आए 60 मान लो, तो दूसरे में एटलीस्ट 61 तो आने ही चाहिए। प्रोग्रेस तो करना ही है, पीछे जाना है नहीं, एक स्टेप आगे लेना ही है। तो जब भी मॉक होता था तब मैं मतलब इतना खुश हो जाता था कि भाई मार्क्स कितना है पहले वो देखने पड़ेंगे, कम आए तो और मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा आए तो सही चल रहे हैं, स्टेप 5 सही है हम। तो मोस्टली जब मॉक ख़त्म होता था तब मैं आंसर की लेता था, और फिर उसके चेक करता था पहले, और फिर मैं देखता था कि रॉन्ग क्यों हुआ है। अगर मेरा कोई क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है तो फिर मैं इसको देखता था कि इसको नेक्स्ट टाइम से मैं इम्प्रूव कैसे करूँ। तो वो चीज़ मेरे को बहुत हेल्प करी, क्योंकि वो इम्प्रूव करते करते फिर ऐसा परफेक्शन वाला काम आ जाता है कि हाँ भाई ये तो मेरे को समझ आ रहा है, इसमें गलती नहीं होगी अब से। तो ऐसे करते करते सब कुछ स्ट्रॉन्ग करने की मैंने कोशिश की। एट लास्ट मतलब प्रपोर्शनेटली हो गया सब कुछ स्ट्रॉन्ग। Okay, very good, very good. So what I definitely remember is your continuous efforts towards your mock, है ना? You took all your mocks very seriously, and I believe जो भी यहाँ पे 60 plus mock हुए थे, you took most of them, Yes, है ना? एक आध दो कोई स्पोर्ट्स की वजह से शायद मिस हुए होंगे, पर उसकी भी किताब तुम लेकर गए थे और बाद में उसको सॉल्व कर लेता। वेरी गुड, ठीक है। अब आपका एग्जाम के दिन, है ना, एंटर कर रहे थे, तो माइंडसेट क्या था, और ड्यूरिंग द एग्जाम, ठीक है, क्या मन में चल रहा था, and how did you manage everything? बेसिकली मैं जिस दिन एग्ज़ाम देने गया था उस दिन तो मैंने पढ़ाई की ही नहीं थी, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि एग्ज़ाम के दिन पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, सब कुछ वेल प्रिपेयर्ड पहले से होना चाहिए। तो वैसे ही मैंने रखा था। तो जैसे ही मैं पहुँचा, ऐसे सब मेरे सब फ्रेंड्स नर्वस थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट एट द लास्ट ये एक एग्ज़ाम ही है, नहीं होगा तो बहुत सारी और एग्ज़ाम्स हैं, तो इतना सिर पे रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो मैं एकदम काम था, क्योंकि स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है तो प्रेशर से बना रहता है। तो फिर मैं काम था, जैसे मैं फुटबॉल खेलते वक्त रहता हूँ, तो फिर मैंने अप्रोच भी वैसा ही लिया कि आप तो बोलते ही थे कि 2 घंटे की एग्जाम है, 1 hour 45 मिनट्स का गेम है, 15 मिनट तो ऐसे ही जाएगा। तो वही चीज़ मैं सोच के रखा था कि टाइम तो बहुत सारा है, अगर अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा सब कुछ, इतनी हड़बड़ाने की जरूरत है नहीं। तो मैंने बस वही अप्रोच लिया, मेरा हो गया था 10-15 मिनट पहले। फिर मैं रिव्यू कर रहा था और एकदम आराम से कर रहा था। थोड़े लोग होता है कि जल्दी जल्दी में कुछ भी रॉन्ग कर देंगे सर्कल, वो बहुत बार होता है लोगों का, बट अगर तुमने सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो कोई दिक्कत आती नहीं है, 15 मिनट बचेंगे तुम्हारे। चलो, बढ़िया बढ़िया। So this year the paper turned out to be little easy, so you had to attempt more number of questions. So कितने अटेम्प्ट हुए थे आपके 120 में से? 120 में से 112-113 हुए थे। 112-113 हुए थे। और सबसे एक्यूरेट सेक्शन कौन सा रहा था आपका? लीगल, उसमें सिर्फ 2 रॉन्ग हुए थे। सिर्फ 2 रॉन्ग हुए थे। और सबसे बुरा एक्यूरेसी वाला कौन सा सेक्शन था? लॉजिक। लॉजिक, उसमें करीबन 6-7 गलत हो गए थे। यस। ओके, ठीक है। ओके, सो ड्यूरिंग योर जर्नी एट प्रो टैलेंट, है ना, आपका जो करीबन 1 साल का जर्नी रहा, आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, है ना, क्या आप
मतलब लोगों को रिकमेंड करेंगे कि भाई प्रो टैलेंट की ये वाली चीज़ तो बिल्कुल ध्यान देना, और क्या हमें सजेशन देंगे, प्लीज़ बताइए। बेसिकली मैंने मेरे सभी दोस्तों को यही चीज़ बोली है कि अगर तुमको कोई कॉलेज नहीं मिले ना तो प्रो टैलेंट आ जाओ तुम, सर कुछ ना कुछ तो निकाल देंगे तुम्हारा। अरे हाँ, मेरे को तो आप पहले मिलके ऐसा लगता है कि सर तो सब कुछ पता है सर को, हाँ तो फिर उस हिसाब से मैं रेकमेंड ऐसा ही करूँगा कि प्रो टैलेंट आना चाहिए, क्योंकि आपको मिलने से पहले मेरे को कोई आइडिया था नहीं क्या कुछ होता है, कितनी एग्जाम्स होती है, कौन सी एग्जाम देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, कट ऑफ क्या है, ये सब कुछ नहीं पता था। फिर जब आया सब क्लियरली मेरे को पता चला, और फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ कहीं ना कहीं अच्छी कॉलेज में सर के थ्रू हम जा सकते हैं। और फिर इधर प्रिपरेशन भी इतनी ज़्यादा होती थी, सर 4-4 5-5 घंटे बैठाते थे, तो और ऐसे कंसेशंस मिलते थे बट इतना ज़्यादा नहीं मिलते थे। तो रिगरस था पूरा स्टडी का स्केड्यूल और वह सब, और दोस्त भी अच्छे बने थे, कंपनी अच्छी थी, कंपेटिटिव थी। मॉक में सब ऐसे देखे नहीं भाई मैं फर्स्ट आऊँगा वो फर्स्ट आएगा, ऐसे कंपेटिटिवनेस से सबका ग्रोथ अपने आप हो रहा था। तो मेरे हिसाब से ये एनवायरनमेंट एकदम सही है कॉलेज के लिए प्रिपरेशंस। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो माहौल बनना चाहिए वो सही से बन रहा था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो आपको कोई एक आखिरी मैसेज देना हो अगर स्टूडेंट्स को, ठीक है, तो ऐसा क्या मैसेज देंगे जो क्लैट एस्पायरेंट है, जो 2025 का एग्जाम देंगे या 2026 का एग्जाम देंगे, ठीक है, उनको क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए फॉर दिस प्रिपरेशन? मैं तो ऐसा सोचता हूँ तुम जितनी जल्दी चालू करोगे अपना पढ़ाई करना क्लैट का, उतनी जल्दी इतने अच्छे मार्क्स आएंगे तुम्हारे। इसमें टाइम लगता है, और अगर नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, दूसरे बहुत सारे एग्जाम्स है, बहुत सारी फील्ड्स है, तो इतना सिर पे लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बहुत अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, नहीं। है ना, जल्दी तैयारी करनी चाहिए, और उसकी वजह से डेफिनेटली एक आदमी थोड़ा रिलैक्स रहता है। ठीक है, चलो ग्रेट। सो थैंक यू यक्ष फॉर कमिंग हियर एंड टॉकिंग टू दी ऑडियंस, ठीक है। एंड आई एम श्योर आप सब लोगों ने यक्ष की यू से जो एक सोच है, उस सोच से आप कहीं ना कहीं तो कनेक्ट कर ही पा रहे होंगे, और अपनी पढ़ाई में यू से कुछ इंप्रूवमेंट डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर यू से ज्वाइनिंग विद अस, ऑल द बेस्ट।